नमस्कार साथियों, मित्रों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। एक बार फिर आपके सामने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ का अगला संस्करण लेके सात्विक होलिस्टिक हेल्थ के लिए मैं डॉक्टर राहुल बंसल। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस किताब को करने में इतना समय क्यों ले रहा हूँ। ये मेरा चौथा वीडियो है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। इसके ऊपर ये मेरा चौथा सेशन है। क्यों नहीं एक बार में, दो बार में ये ख़त्म होती? इसका कारण मैं बताता हूँ। ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक ऐसी अद्भुत पुस्तक है। एक एक सेंटेंस में, एक एक पैराग्राफ में इतना गूढ़ रहस्य है कि मुझे लगता है कि शायद कहीं ये इस सेंचुरी की एक वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड, वन ऑफ द स्पेशल बुक्स ना सिद्ध हो या हो चुकी हो, मुझे नहीं मालूम। इट इज़ अ रियल वर्क ऑफ अ जीनियस माइंड इंस्पायर्ड बाय डिवाइन इंटेलिजेंस। खाली जीनियस माइंड नहीं लिख सकता ऐसी पुस्तक। इट हैज़ टू बी इंस्पायर्ड बाय ए डिवाइन इंटेलिजेंट फोर्स। आपको ध्यान होगा जो मैंने लास्ट चैप्टर किया था, चैप्टर 4, द न्यू फिजिक्स। इसमें इन्होंने बताया था कि वो, आपको मैं रिकैप कर देता हूँ कि कैसे ये क्वांटम फिजिक्स से बचते रहे जब ये बायोलॉजी का कोर्स कर रहे थे। उसको अवॉइड करते रहे क्योंकि उनको, वो बायोलॉजी वालों को मुम्बो जुम्बो लगता है कि क्वांटम फिजिक्स में तो कुछ ऐसा है, एट वन पॉइंट आई एम देयर, आई एम नॉट देयर, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा भी है। फिर उन्होंने जब अगेन इट परहैप्स वाज डिवाइन डिज़ाइन, ये फ़्लाइट पकड़ने वाले थे और इनको किताब की एकदम से इच्छा हुई, तो पहले क्वांटम फिजिक्स की दिखाई दी इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं, ये मेरे समझ में नहीं आएगी। फिर एकदम इनको बेचैनी हो गई क्योंकि टाइम हो रहा था बोर्डिंग का। फिर जब वहाँ गए पेमेंट करने कैश काउंटर के पास, फिर वही दिखाई दी क्वांटम फिजिक्स वाली, फिर उन्होंने ले ली वो। और जब ये हवाई जहाज़ में जब ये पढ़ी इन्होंने क्वांटम फिजिक्स की पुस्तक, तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये कितनी बड़ी भूल की थी इन्होंने कि इन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी थी। फिर तो सारा इन्होंने उसको हिसाब से गहराई में गए, उन्हें समझ में आया कि क्वांटम फिजिक्स के बिना ये सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, उनको लगा ये तो अधूरा है। तो इस तरह इन्होंने कुछ डिस्क्राइब किया है, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। फिर इन्होंने ये बताया कि भाई न्यूटोनियन इंफॉर्मेशन पाथवे है, A to B, B to C, C to D एंड D to E, सिंपलिस्टिक पाथवे। उन्होंने कहा वो तो ठीक नहीं है। क्वांटम एनर्जी का जो पाथवे है वो ऐसा है जैसे ABCD एक सर्किल में है, ABCDE, दे आर इन ए सर्किल एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन वेरियस डिफरेंट वेज। सो इट्स a very different kind of information pathway when you talk in terms of quantum में, तो बिल्कुल अलग है, लीनियर पाथवे नहीं है। तो फिर इनको समझ में आया कि क्योंकि वास्तव में ऐसा ही है, मॉलिक्यूल्स में वो लीनियर उसमें नहीं चलते, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तब इन्होंने फिर उसको आगे एक्सप्लेन किया कि जब हम कोई केमिकल देते हैं, कोई ड्रग देते हैं, तो हम किसी पाथवे के लिए देते हैं। सारी फार्मास्यूटिकल में जो दवाइयाँ हैं वो एक केमिकल पाथवे को चेंज करने के लिए है कि ये जाएगा तो ये ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाएगा। वो कहते हैं असली में तो ऐसा है नहीं, लीनियर तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात ये कहते हैं स्पेसिफिसिटी नहीं है। एक ही पाथवे ब्रेन में कुछ और फंक्शन कर रहा है, इंटेस्टाइन में शायद कुछ कर रहा है, हार्ट में कुछ और कर रहा है और कहीं और कुछ कर रहा है। तो यदि हमने, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कार्डियक, उसके लिए हमने दवाई दी, तो वो दवाई जिस पाथवे को डिस्टर्ब करेगी, चेंज करेगी,
और हार्ट को फ़ायदा पहुंचाएगी, निश्चित रूप से पहुंचाएगी, पहुंचा ही रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो ब्रेन में उसी पाथवे का कोई और फंक्शन को डिस्टर्ब करेगी, किसी और ऑर्गन में दूसरे का करेगी। सो दैट वेयर द कम्स द रोल ऑफ साइड, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स इतने प्रोमिनेंट होते हैं मॉडर्न ड्रग्स में, केमिकल बेस्ड ड्रग्स में, और इतने ज़्यादा वो अगर उनका ओवर यूज़ करा जाए, एक्सेसिव यूज़ किया जाए इन ड्रग्स का, तो नतीजा सामने है। इन्होंने जिक्र किया है, पहले तो एक किताब आई थी जो उस किताब में नहीं है, उसका था डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ करके था। और अब जो किताब का इन्होंने जिक्र किया है, जो पहले इन्होंने कहा जामा में छपी, जामा मतलब जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में, iatrogenic illness is the third leading cause of death. More than 1,20,000 people die from adverse effects of prescribed medicines each year. Reference दिया है बाकायदा। JAMA is a very big, it's one of the biggest journal in medical science. फिर ये कहते हैं, however, last year a new study based on results of a 10-year survey of government statistics came up with even a dismal figures. जो नल एटॉल ने एक किताब लिखी है डेथ बाय मेडिसिन, वो तो कमाल का, उसमें तो उसने एक तरह से क्लेम किया है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सॉलिड डेटा दैट इन USA द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ is not heart attack or cancer. According to this book, it is actually iatrogenesis, means because of the prescription drugs. अब ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा है ऐसा, और मैं अपने कमेंट्स दे रहा हूँ, nobody does it, but that is how the medicine is, modern medicine is, and it saves lives, no doubts. It saves hundreds and thousands and lakhs of lives, but if it is used, maybe overused and not with proper checks and balances, ये भी आ सकता है सामने। तो ये इन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने बताया कि एंशिएंट विजडम का जिक्र किया। वो कहते हैं कि for thousands of years, long before Western scientists discovered the law of quantum physics, Asians have honored the energy as the principal factor contributing for health and well-being. Asians जिसमें हम भी आते हैं, चाइनीज़, इंडियन, जापानीज़, ये सब कहते हैं एशियंस ने ये सारे जो मॉडर्न मेडिसिन के और क्वांटम जो अब आया है, जिससे मेडिसिन में एक चेंज आने की संभावना है, उससे बहुत पहले, हज़ारों साल पहले एशियंस ने एनर्जी को मेडिसिन का एक टूल बनाया। इन ईस्टर्न मेडिसिन द बॉडी इज डिफाइंड एट एलोबरेट एरिया ऑफ एनर्जी पाथवेज कॉल्ड मेरिडियंस। चाइनीज़ मेडिसिन की बात करते हैं, मेरिडियंस जहाँ एनर्जी फ्लो करती है वगैरह वगैरह। फिर ये कहते हैं, मैं वेस्टर्न डॉक्टर्स को दोष नहीं देना चाहता, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो जिस हिसाब से वो ट्रेन किया, जिस हिसाब से उनको सिखाया जाता है, वो यही सिखाया जाता है, जिस तरह से ये सब होता है, ये दिया जाता है दवाइयाँ, यू नो, दे आर पॉन्स इन द ह्यूज मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये कहते हैं वो। तो इस तरह से फिर ये बताते हैं, देयर हीलिंग एबिलिटीज आर हॉबल्ड बाय द आर्केक मेडिकल एजुकेशन फंडेड ऑन न्यूटोनियन मैटर ओनली यूनिवर्स। जो न्यूटन के द्वारा मैटर ओनली यूनिवर्स पे टिका हुआ मेडिकल साइंस है, उनको वही पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें देखा जाए तो उनका दोष नहीं है उस रूप में। और फिर बताते हैं कि जब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट ईयर्स में उसी मैटर ओनली यूनिवर्स बेस्ड ऑन न्यूटोनियन फिजिक्स वगैरह वगैरह, उसी की फिर हैमरिंग की जाती है, रीइंफोर्समेंट किया जाता है बाय द मेडिकल रैप्स ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री, जिसको ये एरेंड बॉयज कहते हैं। तो ये इन्होंने करके अब जो है इसमें लास्ट में ये कहते हैं कि भाई इस तरह से जो हो रहा है, इट इज़ एविडेंट दैट द मैसिव क्वांटिटीज ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड इन दिस कंट्री, मतलब USA,
violates the Hippocratic oath taken by all doctors, first do no harm. मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, यानी ये जो पूरा वेस्टर्न मेडिसिन है उसके फादर कहे जाते हैं हिपोक्रेट्स, जो करीब 2500 साल पहले हुए। उन्होंने कुछ बेसिक एथिक्स दिए थे मेडिकल में, उसमें एक था प्राइमम नॉन नोसेयर, फर्स्ट डू नो हार्म। फ़ायदा पहुंचाओ ना पहुंचाओ बात अलग है, हार्म मत करो। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हार्म हो रहा है, अनजाने में ही सही हार्म तो हो रहा है। अब यहाँ तक मैंने पिछली बार किया था, मैंने आपको रिवाइज कराया। अब हम शुरू कर रहे हैं आज का जो कंक्लूडिंग पार्ट है, फिजिक्स एंड मेडिसिन, अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट। अ डे लेट, इनका कहने का मतलब ये है, आगे जो हमें क्लियर हो जाएगा, कि फिजिक्स एंड मेडिसिन में जो अपग्रेडेशन हो जाना चाहिए था वो ए डे लेट हो रहा है, एंड ए डॉलर शॉर्ट, उसमें पैसा भी नहीं लगाया जा रहा, उसमें उतना रिसर्च भी नहीं किया जा रहा। ये इनका टाइटल है, सब टाइटल। इन्होंने ये कहते हैं कि फिजिकल साइंसेस को क्वांटम फिजिक्स का एहसास जब हुआ, जब वो अनफॉर्चुनेट घटना घटी 6 अगस्त 1945 को, एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा दैट डेमोन्स्ट्रेटेड द ऑसम पावर ऑफ अप्लाइड क्वांटम थ्योरी। वो क्वांटम थ्योरी पे ही बेस्ड तो है सारा, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक और जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स। तो वो कहते हैं उसका तब पता चला, और उसके फिर बेटर यूज़ भी हुए। वो तो डिस्ट्रक्टिव यूज़ था, कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी हुए। टीवी, कंप्यूटर, कैट स्कैन, लेज़र, रॉकेट शिप्स और सेल फोन्स, जिसके माध्यम से आप और हम इस तरह से रूबरू हैं। मगर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रेस करते हैं कि इतने एडवांसेस हुए, क्वांटम रिवॉल्यूशन हो गया एक तरह से, ये सब चीज़ें आ गई वर्ल्ड में, बट हैज़ इट लेड टू एनी रिवॉल्यूशन इन मेडिकल साइंस, इन बायोमेडिकल फील्ड? वो कहते हैं हार्डली एनी, वेरी शॉर्ट लिस्ट। फिर बताते हैं कि एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट मेडिसिन थ्रो आउट द वैल्यूएबल लेसन्स दे हैव लर्नड यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इसैक न्यूटन। न्यूटन एक महान व्यक्ति थे भाई, अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने जो डिस्कवरी, उन्होंने जो लॉस डिस्कवर किए मोशन के, बोले उसको हम उसको बाहर नहीं फेंकने वाले, उसको हम डिस्कार्ड नहीं करने वाले। उसको बेस्ड जो मेडिसिन है वो भी चल रही है, चलेगी। प्लैनेट्स अभी भी न्यूटोनियन कैलकुलेशन के हिसाब से ही घूम रहे हैं। फर्क क्या है? द क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अप्लाई करती है मॉलिकुलर एंड एटॉमिक लेवल पे, और ये जो न्यूटोनियन फिजिक्स है ये अप्लाई करती है लार्जर उस पे, जो हमारी जो डिस्टेंस है, जो हम देख सकते हैं, और बड़े उसमें सेलेस्टियल मूवमेंट्स में, वहाँ न्यूटन। और अच्छा, अब सवाल ये है कि कैंसर कोई ले लें तो क्या ये मैक्रो लेवल पे है, न्यूटन लेवल पे है, या एटॉमिक लेवल पे है, क्वांटम पे? ये सवाल इन्होंने खड़ा किया। इसका उत्तर भी इन्होंने बड़ा अच्छा दिया। बोले जब लंप बन गया, फील होने लगा, दिखने लगा, उसके प्रेशर चेंजेस उसके आगे, तो वो आ गया न्यूटोनियन में। बट जब उसकी फॉर्मेशन हो रही थी, जब कार्सिनोजेनेसिस हो रही थी, वो तो मॉलिकुलर लेवल पे होती है वहाँ पर। तो इसका मतलब हैंस नीड फॉर बायोलॉजी दैट इंटीग्रेट्स बोथ क्वांटम एंड न्यूटोनियन फिजिक्स, दोनों को लेके चलना पड़ेगा साथ साथ। पिछली बार एक व्यूअर के बड़े गुस्से वाले कमेंट्स आए थे कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, न्यूटोनियन कैसे बाहर हो गया? बाहर थोड़ी कर रहे हैं भाई, ये थोड़ी कर रहे हैं बाहर। मैं तो इनकी बात बता रहा हूँ, थोड़ा अपनी बता देता हूँ थोड़ी बहुत। भाई ये महाराज ये कह रहे हैं न्यूटोनियन फिजिक्स को और क्वांटम फिजिक्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, किसी को बाहर फेंकने की बात नहीं हो रही। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे महानुभाव हुए हैं, विजनरीज हुए हैं, जिन्होंने बायोलॉजी को क्वांटम फिजिक्स से इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, जिनमें से एक थे एल्बर्ट ज़ेन ग्योर्गी, जो नोबेल प्राइज़ विनर थे फिजियोलॉजिस्ट।
और जिन्होंने किताब लिखी थी इंट्रोडक्शन टू सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये मैंने डाउनलोड करके मेरे पास है, ये मैंने पढ़ने की कोशिश करी है, बहुत गूढ़ किताब है। मगर हुआ क्या, उस समय के कंटेम्प्रेरी लोगों ने, बायोलॉजी वालों ने कहा हाँ भाई एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी और ये देखो कैसी बात कर रहा है, हो सकता है थोड़ा सा एज के साथ थोड़ा सा सेनाइल चेंजेस आ गए हों, यानी अगर सिंपल शब्दों में कहें हो तो भाई उम्र के साथ थोड़ी सी जैसे हम कहते हैं सठियाना या वो चेंजेस आ गए। ऐसा करके उन्होंने उस चीज़ को ब्रश असाइड कर दिया। मगर ये अब कहते हैं कि क्या आप ये रिकॉल करते हैं, आप भी रिकॉल करिए, जब ये शुरू में हमने सेकंड चैप्टर की बात की थी तो इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि जो लाइफ के जो फंक्शंस हैं, जो लाइफ है वो न्यूक्लियस से गवर्न नहीं हो रही। न्यूक्लियस तो एक तरह का उसका स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का। जो प्रोटीन के मोमेंट्स है, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन्स, द स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स, 3D मोमेंट्स ऑफ द प्रोटीन्स which are guided by the environmental signals, that is the basis of life according to Bruce Lipton। तो वो कहते हैं हाउ डू दे मूव, क्या न्यूटोनियन फिजिक्स से उस मोमेंट को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। इन्होंने लिखा है इसमें, लिखते हैं कि by now I bet you can guess why in 2000 article V. Pofristic, yes, and L. Goodman in the journal Nature revealed that the laws of quantum physics and not Newtonian laws control the molecules' life-generating moments। यानी जो प्रोटीन की लाइफ जनरेटिंग मोमेंट्स हैं वो न्यूटोनियन फिजिक्स से नहीं समझी जा सकती, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इन नेचर। एंड नेचर इज, फ्रेंड्स, इससे बड़ा जर्नल तो बहुत मुश्किल है ढूंढना। वन ऑफ द बेस्ट जर्नल इन द वर्ल्ड इज़ नेचर, बायोमेडिकल साइंसेस के लिए। और आगे ये कहते हैं, एक बायोफिजिसिस्ट का जिक्र करते हैं, वीन होल्ड, जिन्होंने कहा था केमिस्ट्री बुक्स को जो है अब बैरियर्स को हटा देना चाहिए। दे शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ओनली न्यूटोनियन, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक पर्सपेक्टिव, हाउ मॉलिक्यूलर टर्नस्टाइल्स वर्क। और वो कहते हैं कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट कंट्रोल द ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कॉम्प्लेक्स शेप्स, डोंट लुक फॉर द आंसर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक्स। इनका मतलब कहने का मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स किसी रूप में आउटडेटेड हो गई हैं व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन द लाइफ जनरेटिंग मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। फिर आगे ये कहते हैं, hundreds upon hundreds of other scientific studies over last 50 years have consistently revealed that invisible forces of electromagnetic spectrum profoundly impact every facet of biological regulations। ये कहते हैं इनविजिबल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस विजिबल तो होती नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके माइक्रोवेव्स, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसीज, acoustic frequencies, newly recognized force known as scalar energy, ये सारी की सारी specific frequency and patterns of electromagnetic relations जब इनसे निकलती हैं, they regulate DNA, RNA, protein synthesis, alter protein shape and function, control gene regulation, cell division, cell differentiation, morphogenesis। morphogenesis मतलब how cells fold into tissues and organs is known as morphogenesis। ये सब जो हैं इन इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज से प्रभावित होती हैं। ये कहते हैं, इनको इसमें ये कहते हैं कि इन्हीं फंक्शन से तो लाइफ चलती है जो अभी गिनाए हैं, और उनके ऊपर इन वाइब्रेशंस का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। फिर ये लिखते हैं कि ये इस बात का अफसोस जाहिर करते हैं कि जब ये रिसर्च सम ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मेन स्ट्रीम बायोलॉजिकल जर्नल में छप चुके हैं, क्या रिसर्च, कि इन इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से बायोलॉजिकल फंक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो इसको मेडिकल करिकुलम में अभी तक क्यों नहीं लाया गया। ये सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं
मेडिकल एजुकेशन वालों से और बायोमेडिकल के जो लोग डिसाइड करते हैं क्या पढ़ाया जाना, उनसे क्वेश्चन करते हैं। और इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं बहुत सारे, लिबॉफ 2004, गुडमैन एंड ब्लैंक 2002, सिविट्स 2000 वगैरह वगैरह। तो ही इज टेलिंग इट ऑन ए वेरी साउंड वे। फिर ये बोलते हैं, एक आगे चलते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोफिजिस्ट हैं CWF मैकक्लेयर, calculated and compared the efficiency of information transfer between energy signals and chemical signals in biological systems. बायोलॉजिकल सिस्टम में एक तो केमिकल पाथवे के थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र है, इंफॉर्मेशन का, एक है थ्रू एनर्जी, ये थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये कहते हैं इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल छपा था एनल्स ऑफ न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस, revealed that energetic signaling mechanisms such as electromagnetic frequencies are 100 times more efficient in relaying environmental information than physical signals such as hormones, neurotransmitters. हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, वो बहुत इफेक्टिव है, हमको तो मालूम है जो बायोलॉजी पढ़े हुए हैं। वो कहते हैं ये 100 टाइम्स स्लो है एनर्जी के थ्रू जो होता है, 100 टाइम्स। फिर उन्होंने उसका लॉजिक भी दिया है बड़ा अच्छा। इन्होंने कहा है कि भाई द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सिग्नल इज 186,000 माइल्स पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड है, आपको मालूम होगा। और केमिकल्स की कितनी है, जो नॉर्मल सिग्नलिंग है थ्रू हार्मोन्स एंड ऑल, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप सोचिए 186,000 माइल्स पर सेकेंड एंड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये लिखते हैं इस पुस्तक में, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेना और उसके हिसाब से मॉडिफाई करना इज़ द मेन सर्वाइवल सर्वाइवल एडवांटेज फॉर एनी स्पीशीज। उसी से तो सर्वाइव करता है वो, तो उसमें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फिर एक कमेंट करते हैं ये, बाइंग द फार्म, आई बिलीव द मेन रीज़न वाई एनर्जी रिसर्च हैज़ बीन ऑल बट इग्नोर्ड कम्स डाउन टू डॉलर्स एंड सेंट्स। ये कहते हैं कि भाई $1 trillion pharmaceutical industries puts its research money into the search for magic bullets in form of chemicals because pills mean money. पिल्स में पैसा है, पिल्स करने से आपको मोनोपोली और वो सब मिलता है, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह, तो इसलिए वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड दैट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड एंड नॉट मच इन द ये जो एनर्जी का जो वो है। अब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, बढ़िया इन द सेंस एक बड़ी रिवीलिंग बात कहते हैं, they identify deviations in physiology and behavior that vary from one hypothetical norm as unique disorders. Some hypothetical norm, मैं समझाता हूँ। मान लिया किसी आदमी के कोई नियर एंड डियर की डेथ हो गई, तो उसको बेरीमेंट कहते हैं। मान लिया ये डिसाइड कर लिया जाए, और शायद डिसाइड हो भी गया है, आई एम नॉट श्योर, कि साहब 3 वीक्स तक उसको याद करके रोना, बेचैन होना तो नॉर्मल है, और 3 वीक्स के बाद अगर आप उन जो चले गए उनको याद करके रो रहे हो, तो ये आपके एबनॉर्मलिटी, अब आप डिजीज्ड हो गए। इस तरह की बातें हैं। चलो ऐसी है तो मेंटल हेल्थ के उसमें हो गई, फिजिकल उसमें भी है। यही नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इतना ही, यही नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6, इससे ज़्यादा हुआ थोड़ा भी बुखार, दवाई लीजिए। ऐसी कोलेस्ट्रॉल के लिए, ऐसी HbA1c के लिए, सब में यही है। ये मैंने अपने ढंग से समझाया। तो ये कहते हैं उस हाइपोथेटिकल नॉर्म को मान के जैसे ही उससे कोई डेविएट होता है उसको डिजीज़ लेबल कर दिया जाता है, और फिर उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। The oversimplified symptomatology used in defining the dysfunction prevalent in drug company advertisements has viewers convinced they are afflicted by that particular malady. इसको समझाता हूँ, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। Do you worry? आप वरी करते हैं? Worry is a primary symptom of medical condition called anxiety disorder. आप बहुत चिंता करते हैं ना, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, एक डायग्नोसिस है। Now what to do? Stop your worry. Tell your doctor you want एडिक्टाजैक, कोई टैबलेट
उसकी है एंग्जाइटी करने की, तो वो आप मांगिए। इस तरह का ये जो है इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं मीनवाइल द मीडिया एसेंशियली अवॉइड्स द इश्यू ऑफ डेथ्स बाय मेडिसिन बाय डायरेक्टिंग आवर अटेंशन टू द डेंजर्स ऑफ इलिसिट ड्रग्स। जो बैन ड्रग्स हैं, ये जो बैन कोकीन, मैरिजुआना वगैरह, ये हेरोइन वगैरह, बोले उनकी तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं, इन दवाइयों से जो डेथ हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए। तो ये एक बात कहते हैं ये। अच्छा, फिर ये बड़ा अच्छा एक एनेक्डोट देते हैं, कहते हैं आवर ड्रग मैनिया रिमाइंड्स मी ऑफ ए जॉब एट एन ऑटो डीलरशिप आई हेल्ड वाइल इन ग्रेजुएट स्कूल। आपको पता होगा यूएस में, वेस्ट में एक अच्छी चीज़ है कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स, वो अपना खुद का इस तरह का अरेंजमेंट है वहाँ, अपना खुद का कोई पेट्रोल पंप पे, कोई गैराज में, कोई शॉप में, कोई कहीं कहीं काम करके अपना थोड़ा पॉकेट मनी वगैरह और कभी कभी पार्ट ऑफ ट्यूशन मनी भी वो अर्न करते हैं। इन्होंने भी किया। तो एक गैराज में थे ये। उस गैराज में फ्राइडे की शाम को जब लोग बिल्कुल थके हुए हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू सैटरडे एंड संडे ऑफ, एक लेडी आती हैं जो कि काफ़ी अगर सरल शब्दों में कहें तो कुछ झक्की टाइप की, झक्की स्वभाव की, मतलब एक ही बात को बार बार, उनकी इंजन का जो एक सिग्नलिंग होता है, क्या बोलते हैं उसको, सर्विस इंजन लाइट फ्लैश कर रही है। सर्विस इंजन लाइट फ्लैश करने का मतलब ये होता है कि कुछ गाड़ी में गड़बड़ है। आप लोगों के में देखा होगा, वो कई बार ठीक भी कर चुके थे, वो हो नहीं रही थी, तो वो फिर आ गई, तो सब बिल्कुल सांप सूंघ गया सबको, कौन करे। तो एक उसमें से उठा, वो कहता आई विल फिक्स इट, और वो उसको ले गया गाड़ी को बे में जहाँ सर्विसिंग होती है। वो लेडी वहाँ बैठ गई और वहाँ गया, उसने सिगरेट विगरेट सुलगाई और उसकी लाइट जो अंदर जो उसका बल्ब है वो उठा के फेंक दिया। जब बल्ब उठा के फेंक दिया, फ्लैशिंग बंद हो गई। थोड़ी देर बाद सिगरेट वे पी के आराम से आया और उन्होंने कहा इट्स डन। उसने देखा लेडी ने कि तो हो गया, ये तो अब नहीं ऐसे ऐसे हो रहा, तो वो चली गई खुश हो गए। तो ये क्या कहते हैं, सिमिलरली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स सप्रेस द बॉडी सिम्टम्स बट मोस्ट नेवर एड्रेस द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कहते हैं ऐसे ही फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बॉडी के सिम्टम्स को ख़त्म करती है, ना कि उसके प्रॉब्लम को। हालांकि यहाँ मेरा अपना कमेंट ये है कि हमेशा ऐसा नहीं है, बहुत बार दवाइयाँ लाइफ सेविंग भी होती हैं, बहुत अच्छे से अगर दी जाएं तो उनसे बहुत सारी, कभी काफ़ी हद तक कई बार क्योर भी होता है। बट ये जो कह रहे हैं मेजॉरिटी में शायद ऐसा ही है। फिर कहते हैं अच्छा टाइम तो बदल गए हैं, अब तो बहुत सारे लोग, अमेरिकन्स, एवरी सेकेंड अमेरिकन इज़ विजिटिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ प्रैक्टिशनर। जो बाकी हैं, कायरोप्रैक्टर हैं या इवन आयुर्वेद वाले हैं, योगा वाले हैं, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उन पे जाने लगे हैं, और भी तो तरह तरह के हैं। तो क्या अब लोग नहीं वो हो गए इंटेलिजेंट? वो कहते हैं हाँ, हो तो गए हैं। और एक बात कहते हैं, ट्रेडिशनल डॉक्टर्स के नो लॉन्गर पुट देयर हेड्स इन द सैंड एंड होप दैट अदर अप्रोचेस गो अवे। यानी जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन वाले, दे कैन नॉट विश इट अवे कि ये बाकी लोग क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों इनके पास लोग जा रहे हैं। तो ये कहते हैं अब तो कह रहे हैं टाइम चेंज हो रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी अब रिम्बर्स करने लगी हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में वो इनको रखने भी लगे हैं, द सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम वालों को। मगर कहते हैं अभी भी रिसर्च डॉलर नहीं जा रहे हैं वहाँ। जितना पैसा पंप होना चाहिए टू वैलिडेट द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स, वो नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो थोड़ा बहुत एविडेंस आ रहा है, तो थोड़ा बहुत एविडेंस आ रहा है तो आपको कहने का मौका मिल रहा है कि एविडेंस तो है नहीं। सो इट्स अ विशियस साइकिल। ये अब ये बात करते हैं गुड वाइब्स, बैड वाइब्स एंड लैंग्वेज ऑफ एनर्जी। यहाँ ये कहते हैं कि conventional medicine still has not focused on the role energy plays in information in biological systems, though it has embraced the non-invasive scanning technologies which read such energy fields. भाई स्कैन में एग्जांपल दे रहे हैं, एमआरआई में आप ब्रेस्ट की स्कैनिंग कर रहे हैं
और कैंसरस टिश्यू का आप पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? द क्वांटम सिग्नेचर ऑफ कैंसर सेल्स in the breast is different from the quantum energy signature of the normal breast tissue. और वो उसका ट्रांसफ़र जो एनर्जी है वो अक्रॉस बॉडी आराम से हो जाती है। तो ऐसे सीटी में और चीज़ों में तो ये कहते हैं कि वही बायोमेडिसिन, इसको तो उन्होंने ले लिया, इस क्वांटम फिजिक्स बेस्ड एनर्जी ट्रांसमिशन को, उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है, बट दे आर नॉट यूजिंग इट इन द क्योर। इसको ये पैट स्कैन ऐसे ही है, ये सब हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, ये जो मैंने बताया आपको। फिर अब ये कंक्लूडिंग में बड़े इंटरेस्टिंग तरफ जाते हैं। ये कहते हैं अगर दो कंकड़ पेबल्स एक पॉन्ड में सेम हाइट एट द सेम टाइम डालें, सेम वेट के, तो जो वेव्स बनेंगी, वेव्स किससे बनेंगी? एनर्जी जो निकली उससे, जो पेबल की जो एनर्जी निकली वो वेव्स के रूप में दिखेगी। अगर एग्जैक्टली सेम टाइम डालें सेम वेट में, द एनर्जी ऑफ द टू पेबल्स विल कन्वर्ज एंड फॉर्म ए बिगर वेव, जिसको कहते हैं, फिजिक्स वाले समझ सकते हैं, हार्मोनिक रेजोनेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। दो वेव्स ऐसे आ रही हैं, अगर वो सेम उसमें मीट करती हैं तो एक दूसरे को एनहांस करती हैं। दो वेव्स अगर ऐसे आती हैं कि एक दूसरे को अपोजिट में मूव करती हैं तो कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे को, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये बताते हैं आगे कि मेडिसिन में भी इसका यूज़ होना शुरू हो गया है। कैसे आगे बताएंगे। फिर ये कहते हैं कि जो एटम्स होते हैं उसका लॉजिक बताते हैं। एटम्स आर इन कांस्टेंट मोशन विच यू कैन मेजर बाय देयर वाइब्रेशन। वो वेव पैटर्न्स पैदा करते हैं एटम्स, अलग अलग यूनिक। ईच एटम इज यूनिक बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एंड द कपल्ड विद द स्पिन रेट। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, स्पिन रेट, इससे उसका एक वेव पैटर्न बनता है, एनर्जी पैटर्न बनता है। और इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए ऐसी लेज़र बना ली हैं जो लेज़र उस एटम के सेम फ्रीक्वेंसी वाली लेज़र पैदा करती है और उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसको एटम से, वेव से जाके मीट करती हैं और एटम का एनर्जी स्पिनिंग बंद होके वो स्टॉप हो जाता है। तो दैट्स व्हाट दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अब कहते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं, दोज वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एकॉस्टिक ऑरिजिन कैन बी सीन इन डे टू डे लाइफ। ये डे टू डे लाइफ वाला मैंने वर्ड जोड़ा है। कैसे? एक स्किल्ड वोकलिस्ट इला फिट्जगेराल्ड, मैंने तो नाम नहीं सुना, तो आपको पता होगा ये जो वोकलिस्ट होते हैं वेस्ट के, ये बड़ी ऊंची आवाज़ में, बड़ी ऊंची फ्रिक्वेंसीज में गाती हैं। और अगर उस समय कोई ग्लास का जार रखा है या ग्लास का गॉबलेट रखा है और उसकी सिंगर की वाइब्रेशन उस ग्लास के एटम्स की वाइब्रेशन अगर एक हो जाए और कंस्ट्रक्टिव वो हो जाए, उसमें हार्मोनिक वो दोनों में हार्मोनी हो जाए, तो वो वाइब्रेशन ऑफ द ग्लास पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज सो मच इट विल ब्रेक। कुछ फिल्मों में देखा होगा आपने, मैंने टिंटिन के कॉमिक में एक पढ़ा हुआ है वो वाकया, अगर आप लोगों ने वो कॉमिक पढ़ा है तो उसमें भी एक ऐसा है इंटरेस्टिंग। तो ये होता है लाइफ में, और डॉक्टर्स भी यूज़ करने लगे हैं। कैसे? लिथोट्रिप्सी। किडनी स्टोन्स होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, अगर वो नॉर्मल पाथवे से जाएंगे बहुत पेन करेंगे, बहुत पेन करेंगे। तो क्या करते हैं, ये मशीन से बिल्कुल सेम वाइब्रेशन पैदा करते हैं उस स्टोन में जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी से वो जो किडनी स्टोन है वो इतना तेज वाइब्रेट करने लगता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से कि वो, जैसे वो ग्लास फूट गया वोकलिस्ट के गाने पे, स्टोन भी फट जाता है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल आते हैं आराम से बिना पेन के। तो इसका मतलब ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह कहते हैं सिमिलर एनर्जी हार्मोनिक्स टू इन्फ्लुएंस फंक्शन ऑफ बॉडी केमिस्ट्री हम यूज़ कर सकते हैं। मगर वही बात फिर कह रहे हैं, बायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया विद द सेम पैशन जैसा कि वो नई ड्रग्स को ढूंढते हैं। उसके बाद ये पास्ट में जाते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी
19th सेंचुरी के एंड तक सेल वगैरह बनने शुरू हो गए थे उस समय, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करने में सक्षम हो गए थे सेल वगैरह से, उससे इलाज होने लगा लोगों का, और उसको कहा रेडियो एस्थीजिया। और कहते हैं 1894 तक 10,000 यूएस फिजिशियंस जो है वो रेडियो एस्थीजिया को उन्होंने अपना लिया था। उसके बाद एक बताते हैं 1895 में डी पामर आए, जिन्होंने कायरोप्रैक्टिक नाम की एक ट्रीटमेंट की एक बड़ी नई इंटरेस्टिंग फील्ड को उन्होंने जन्म दिया। उसमें वो क्या करते थे, वो ये समझ गए थे, डेवलप्ड स्किल्स टू असेस द ट्यून द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एडजस्टिंग द बैकबोन्स टेंशंस एंड प्रेशर्स। क्योंकि इंफॉर्मेशन हाईवे एक हमारी बॉडी का वर्टिबल कॉलम है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, उससे सब बहुत नर्व निकलती हैं ज़्यादातर, तो उसको मैनिपुलेट करके ये सीख गए कैसे इंफॉर्मेशन उसको जो है हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर बेनिफिट। ये इतने पॉपुलर हो गई ये चीज़ें, पामर की कायरोप्रैक्टर्स, होम्योपैथिक हीलर्स, रेडियो एस्थेसिस्ट एंड अदर ड्रगलेस प्रैक्टिशनर्स की जो मेन मेडिकल प्रोफेशन, जो मेन स्ट्रीम था, जो कन्वेंशनल, जो जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, वहाँ उन लोगों को बेचैनी हो गई, खतरा हो गया, ऐसा ये कहते हैं। दैट इज़ व्हाट दे मीन, ये वर्ड्स मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्लेक्सनर रिपोर्ट इन 1910, कॉर्नेगी फाउंडेशन ने एक फ्लेक्सनर रिपोर्ट पब्लिश करी 1910 में कि जो मेडिकल प्रैक्टिसेस प्रूवन साइंस पर नहीं होंगी उनको हम नहीं मानेंगे, वो इलीगल होंगी। तो क्या हुआ, उस समय क्वांटम यूनिवर्स तो आया नहीं था, क्वांटम फिजिक्स तो आई नहीं थी, नैनो पार्टिकल्स भी नहीं आए थे, तो उस समय बड़ा मुश्किल हो गया सिद्ध करना इन चीज़ों को। ये आपके ये जो रेडियो एस्थीजिया इसको कहते हैं, इसको, या इवन कायरोप्रैक्टर्स को मुश्किल हो गया, असंभव हो गया, तो उनको धीरे धीरे एक तरह से वहाँ से गायब हो गई वो चीज़ें। मगर कायरोप्रैक्टिक्स ने हार नहीं मानी, दे फॉट ए लॉन्ग बैटल एंड 1990 में उनको एक कोर्ट से वो जीते अगेंस्ट द मेडिकल मोनोपोली व्हेन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ इलीगल अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय द प्रोफेशन। बहुत बड़ी बात हुई, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को गिल्टी पाया गया कि वो इस कायरोप्रैक्टिक को इलीगली दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जीत गए और आज दोबारा से इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर यूएसए, और अब तो ये पहले ही इन्होंने लिखा है कि कुछ हॉस्पिटल्स में, मेंस हॉस्पिटल में भी इसका यूज़ होने लगा है। फिर कहते हैं कि भाई ब्रेन तो एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन माना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक शॉक देते थे पहले, उससे इलाज होता था कई बार। तो वो कहते हैं कि वही चीज़ अब एक न्यू फॉर्म में आ रही है। साइंस में एक रिसेंट आर्टिकल में लिखा है कि ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं, इट मे बी द अपडेटेड वर्जन ऑफ 19th सेंचुरी रेडियो एस्थीजिया। रेडियो एस्थीजिया जो बैन कर दी गई थी, लीगल डिक्लेयर हो गई थी, वो उसका न्यू फॉर्म शायद इस फॉर्म में आने जा रहा है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। अब ये कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के। वो कहते हैं वी नीड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन दिस, जो अगर हम मेडिसिन को वो करने के लिए, बायोलॉजी को अपडेट करने के लिए, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी, इनको मिल के काम करना पड़ेगा, ताकि ऐसी थेरेपीज़ आएँ जिनमें ड्रग्स की तरह साइड इफ़ेक्ट ना हो, बहुत सेफ हों, एफिशिएंट हों। और आगे ये कहते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स communicate and read their environment by evaluating the energy fields. एनिमल वर्ल्ड में तो हमें पता ही है, जानवर कितनी जल्दी सेंस कर लेते हैं क्या होने वाला है, कैसे पता चल जाता है उन्हें बारिश होने वाली है, अब कोई एनिमी है या कैसा है, एनर्जी फील्ड्स को वो सेंस करते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स में भी थी, बट हमने क्योंकि लैंग्वेज डेवलप कर ली, स्पोकन एंड रिटन, तो हमने उसको डिसयूज़ के कारण उसको खो दिया। और यहाँ ये कहते हैं अभी भी ऐसी पॉपुलेशंस हैं जो इंटरेस्टिंगली एबोरिगाइंस,
स्टिल यूटिलाइज देयर हाइपर सेंसरी कैपेसिटी इन देयर डे लाइफ। एबोरिजिन्स मतलब जिनको हम भारत में आदिवासी कहते हैं, जो अभी भी उन एंशिएंट तरीक़ों से अपने रह रहे हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार में हो, चाहे अमेज़न में हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स हो। और कहते हैं फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स कैन सेंस वाटर बरीड डीप बीनीथ द सैंड। रेत के गहराई में उन्हें पता चल जाता है पानी कहाँ है। और अमेज़ोनियन शैमन्स कम्युनिकेट विद एनर्जीज ऑफ देयर मेडिसिनल प्लांट्स की एनर्जी से वो शैमन्स जो होते हैं वो अमेज़न के करते हैं कम्युनिकेट। फिर एक एग्जांपल प्रैक्टिकल देते हैं एनर्जी के बारे में। एंशिएंट सेंसरी मैकेनिज्म। हैव यू एवर वॉक डाउन ए डार्क स्ट्रीट एट नाइट एंड इंस्टेंटली फेल्ट ड्रेन ऑफ द एनर्जी। किसी डार्क स्ट्रीट से आप जा रहे हैं, सडनली आपको लगता है मेरी सारी एनर्जी सैप हो गई, तो वो कहते हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कोई ऐसी एनर्जी है, या आई मीन टू से कोई वहाँ पर somebody may be a thief or somebody is looking at you to steal you or to attack you, something maybe whatever। और ऐसे ही उल्टा होता है, you meet some special someone in your life and become energized and feel high। तो ये कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जो हमारी डे टू डे लाइफ में होता है। फिर इसके बाद ये कहते हैं जब मैंने ये व्यू गिव अप कर दिया कि आई एम नॉट इनर्ट मैटर, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आने शुरू हुए। अपने बारे में लिखते हैं, और मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली एक्टिविटीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली चीज़ों को कम करना शुरू कर दिया। जिसमें से एक बड़ी फ़नी बात कहते हैं, इट वॉज ईजी टू गेट रिड ऑफ द एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज़ लाइक दोज ऑफ डेली फैकल्टी पार्टीज़। फैकल्टी में थे ये, तो कह रहे हैं वो जो फैकल्टी पार्टीज़ में जो मेरी एनर्जी ड्रेन होती थी उसको तो मैंने छुटकारा पा लिया, बट इट वॉज हार्डर टू गेट रिड ऑफ एनर्जी ड्रेनिंग डिफिटिस्ट थिंकिंग विच आई हैबिचुअली एंगेज। कि मैं हैबिचुअली डिफिटिस्ट थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में मैं एक साइकिल में रहता था, उससे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। बारे में बता रहे हैं बिकॉज थॉट्स कंज्यूम एनर्जी एज श्योरली एज मैराथन रनिंग। तो फिर कहते हैं आई नीडेड ए क्वांटम ट्यूनअप। जैसे कि आगे कहते हैं बायोलॉजी को भी, बायोमेडिसिन को भी क्वांटम ट्यूनअप चाहिए। बायोमेडिसिन मतलब जो प्रिवेलिंग सिस्टम है मेडिकल साइंस का वो बायोमेडिसिन के आधारित है। और वो कहते हैं एक स्लो चेंज ओवर शुरू हो गया है मेडिसिन में, मेन स्ट्रीम में, बिकॉज इट इज़ मेनली प्रोपेल्ड बाय द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर फोर्स कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरफ, तो उनका प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और ये आखिर में ऐसा कहते हैं द मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट विल इवेंचुअली बी ड्रैग्ड हाफ किकिंग एंड स्क्रीमिंग फुल फोर्स इनटू क्वांटम रिवॉल्यूशन। यानी जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसे मजबूरन चीखते चिल्लाते हुए खींच लिया जाएगा क्वांटम रिवॉल्यूशन में। ये एक तरह से एक अपना आप उद्घोष कह लीजिए, भविष्यवाणी कह लीजिए, ऑब्जर्वेशन कह लीजिए। तो ये साथियों एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर बेस्ड ऑन मॉडर्न फिजिक्स एंड इट्स रोल इन मॉडर्न मेडिसिन, बड़ा इंटरेस्टिंग हमने ऑब्जर्वेशंस देखे और इनके आधार पे बहुत कुछ समझ में आया। अंत में मैं यही कहूँगा जो इन्होंने भी कहा था, पुरानी थ्योरीज़ को हम डंप नहीं करेंगे, जो मेडिसिन्स चल रही हैं उनको हम डंप नहीं करेंगे, न्यू थॉट को लाएंगे, नए और मॉडर्न को और पुराने को मिला के चलेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। यही समय की पुकार है और इसीलिए शायद ये ब्रूस लिप्टन इतने पॉपुलर हैं वर्ल्ड ओवर। सम ऑफ यू मे नॉट एग्री विद ऑल ऑफ हिज आइडियाज़, बट डेफिनेटली ही इज़ a revolutionary thinker and he needs to be understood better। आगे फिर मैं कंटिन्यू रखूँगा, अभी शायद 3 चैप्टर और हैं, 5th, 6th एंड 7th, और वो और भी इंटरेस्टिंग है। आगे वो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा और आपसे फिर मैं मुखातिब होऊंगा, आपके सामने होऊंगा। तब तक जो भी अच्छे आइडियाज़ लगें, जो भी अच्छी चीज़ें लगें इस सब वीडियोज़ में, उनको ले लीजिए, उनका लाभ उठाइए,
जो आपको बेकार लगे उसको आप छोड़ दीजिए। मेरा ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि जो भी इन वीडियोस में आ रहा है आप उसको माने ही माने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी कंटेंटेड। नमस्कार।